युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 86। पीहू ने अपने पापा को देखा तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गया। वह कुछ सोच समझ पाती या कुछ झूठ बोलने का तरीका निकाल पाती तब तक उसके पापा एकदम उसके पास आकर तिलमिलाते हुए बोले, झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि मुझे सब पता है। पीहू कुछ बोल पाती कि केशव जी उसका हाथ पकड़ खींचते हुए अपने टू व्हीलर के पास लेकर गए और वह टू व्हीलर स्टार्ट किया। उनके पीछे पीहू बैठ गई। केशव जी ने गाड़ी बहुत गुस्से में चला रहे थे जो कि पीहू बहुत अच्छे से समझ गई और वह अपने पापा के सामने मयंक को कॉल भी नहीं कर सकती और वह क्या झूठ बोले, उसके दिमाग अब जरा भी काम नहीं कर रहा था। पूरे रास्ते वह यही सोचते रही कि अपने पापा को क्या बताएगी, सबको क्या बोलेगी। आज तो उसकी चोरी पकड़ी गई। टेंशन के मारे उसका बुरा हाल बन चुका था। वहीं केशव जी पीहू के बातों पर 1% भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जैसे मयंक ने बताया था कि वह आजकल क्या करती है और दोनों उनकी बेटियां शरीफ नहीं है, तो यह बात तो उनके जहन में बैठ गया। आखिर मेरी बेटियों ने ऐसा क्या किया जो कि कोई और उन पर उंगली उठा रहा है। केशव जी लंबी सांस लिया और अपने हाथों से अपने माथे पर रगड़ते हुए खुद को शांत किया और फिर बोले, पीहू देख बेटा, सच सच बता दे अपने पापा को। मुझे मालूम है कि तू झूठ बोल रही है। तू किसके लिए झूठ बोल रही है मत बोल। झूठ यह आगे चलकर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे नहीं बताएगी ठीक है, चल अपनी माँ को बता दे, पर बता तू वहाँ क्या कर रही थी। पीहू को भी समझ गया कि उसके पापा को उस पर यकीन नहीं हो रहा, फिर भी वह हार नहीं मान रही थी और यकीन दिलाते हुए बोली, पापा सच्ची कह रही हूँ, मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना था। पीहू को भी अभी भी झूठ बोलता देख केशव जी को और भड़क गए और वह जोर से चिल्लाते हुए बोले, बस कर पीहू, इसके आगे एक भी शब्द झूठ मत बोलना। घर में क्या भूखमरी आया था जो तू इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, और तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तू इंटरव्यू देने के लिए जा रही है और कहाँ जाने वाली थी। चल मुझे बता अभी, तू कौन सी कंपनी में जाने वाली थी। कौन सी कंपनी वालों ने तुझे सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए बुलाया था, चल मुझे दिखा। पीहू का आज एक भी झूठ कामयाब नहीं हो रहा था। उसकी हालत अंदर से सच में बहुत ख़राब होने लगा। उसका दिमाग काम नहीं करना ही बंद कर दिया। करीब आधे घंटे तक केशव जी उससे पूछते रहे पर पीहू रोने के सिवाय कुछ नहीं बोल रही थी। केशव जी उसके रोने को देख समझ गए कि वह कुछ तो बड़ी बात छुपा रही है जो हम सबके सामने नहीं बताएगी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना मन्नत को कॉल करके बुला ले, शायद वह उसे ज़रूर बताएगी। उन्हें यही ठीक लगा, मन्नत को बुलाना ठीक रहेगा और मन्नत उससे प्यार से पूछ सारी बातें निकलवा लेगी। पर केशव जी मन्नत को कॉल करके बुलाते उससे पहले उनके मोबाइल में एक व्हाट्सएप फ़ोटो आया। यह काफ़ी देर पहले आ चुका था पर वह पीहू से पूछताछ करने में उन्होंने अपना मोबाइल देखा ही नहीं और जब उन्होंने अपना ओपन किया तो यह किसी और ने नहीं बल्कि मयंक ने भेजा था और यह मैसेज स्क्रीनशॉट उसने किया था जो कि पीहू सुबह से उसे मैसेज की हुई थी। मैसेज में साफ लिखा था, मयंक मुझे तुमसे मिलना है, तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं वहाँ आती हूँ, मुझे आज तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, वगैरह वगैरह सब उसमें था और सामने से मयंक का एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं था। ये देख तो केशव जी का खून उबलने लगा और वह दांत पीसते हुए पीहू के पास आए जो कि अब एक कोने में बैठी हुई थी। अब उसे भी कहीं न कहीं यही लगा कि उसके पापा अब उसे नहीं चिल्लाएंगे, पर उस बेचारी को क्या पता था कि महाभारत तो अब चालू होगा। केशव जी ने फोटो बिना दिखाए पीहू के तरफ देख बोले, पीहू अब मुझे तेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। क्या तू अब भी नहीं मुझे बताएगी? तो मैं अपने तरीके से पता लगा लेता हूँ।
अब और पीहू डरने लगी कि उसके पापा तो अभी शांत हो गए थे, फिर अचानक से क्यों चिल्ला रहे हैं। पीहू को अभी भी कुछ न बोलता देख केशव जी समझ गए कि पीहू कुछ नहीं बोलेगी। वह अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सीमा जी अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रही कि पीहू क्या झूठ बोल रही है और केशव जी क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केशव जी ने तुरंत मयंक को कॉल लगाया। एक ही रिंग गया होगा कि मयंक ने कॉल रिसीव कर लिया, जैसे कि वह भी कॉल का ही इंतज़ार कर रहा हो। केशव जी के मोबाइल स्पीकर पर रखा था और जैसे मयंक ने कॉल रिसीव किया कि उसकी आवाज़ पीहू को भी सुनने को आया और मयंक की आवाज़ सुन उसकी आंखें तो फैली की फैली रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पापा ने एक कॉल किया तो मयंक ने कॉल रिसीव कर लिया और वह भी दिन भर कॉल कर रही तो उसका कॉल नहीं उठा रहा। और मयंक आज क्या ही करवा कर रहेगा। केशव जी ने मयंक को साफ साफ शब्दों में बोला कि मयंक तुम मेरे घर अभी के अभी आ जाओ। कॉल के दूसरी ओर से मयंक ने भी हाँ बोलकर कॉल काट दिया। तब तक केशव जी हॉल में से निकल कर बाहर आकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पीहू से अब नफरत होने लगा था कि आके 1 घंटा हो गया पर उसने एक भी शब्द नहीं बोली, बल्कि झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, जिसकी वजह से वह उनकी नज़रों में और भी गिर रही थी। केशव जी ने मन्नत को कॉल नहीं लगाया, बल्कि वह चाह रहे थे कि पहले उन्हें सब कुछ पता चल जाए, फिर वह मन्नत को बताएंगे, खामखा उससे इस सब परेशानी में डालें। आधे घंटे के बाद मयंक अपना कार लेकर उनके घर पहुंचा और बड़े शान से कार में से बाहर उतरा और सीधे केशव जी के घर के अंदर दाखिल हुआ। अब केशव जी अंदर चले गए थे और मयंक दरवाजे के पास मेन डोर बेल बजाया। 2 बार ही बजाया होगा कि उतने में केशव जी ने घर का दरवाज़ा खोला। सभी की नज़रें इस वक्त सामने की ओर दरवाजे पर था। पीहू जो एक कोने में बैठी थी, अब मयंक को देख वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसे मयंक को देख खुशी भी हो रहा था और डर भी लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। पर उसका दिल यही कह रहा था कि मयंक उसे बचा लेगा, वह अपने तरीके से हमारे रिश्ते के बारे में बता देगा। अंदर से अपने आप को मजबूत करने लगी और उठकर खड़ी हो गई। उसका रोना अभी तक बंद नहीं हुआ था। वहीं केशव जी ने मयंक के तरफ देख बोले, यह तो मुझे कुछ नहीं बता रही, चलो अब तुम ही बता दो कि तुम क्या जानते हो और क्या बताना चाहते हो। केशव जी जिस तरह से बोल रहे थे, पीहू को बहुत बुरा लग रहा था और वह अपनी आंखों में आंसू लिए मयंक को देख रही थी कि मयंक क्या बोलेगा। वहीं मयंक को समझ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा कि वह क्या बोलेगा और आगे क्या करने वाला है। मयंक ने एक नज़र पीहू को देखा, फिर बोलना चालू किया, पीहू मैं अंकल को सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। पीहू की धड़कनें तेजी से धक धक कर रहा था। उसका दिल दिमाग सब काम करना बंद हो गया। डर भी उसे बहुत लग रहा था, पर मयंक को देख कहीं न कहीं उसे हिम्मत भी आया। मयंक सभी के तरफ एक नज़र देख बोला, अंकल आपकी बेटी यानी मेरी कुछ नहीं, आज ये मेरे साथ वक्त बिताना चाहती थी, पर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने आपको कॉल करके बता दिया। पीहू तो अब और भी परेशान हो गई कि मयंक बोल क्या रहा है। हमारे रिश्ते को बचाने के बजाय वह उसी पर उंगली उठा रहा है, उसकी करतूतें बता रहा है और खुद अच्छा बनने की कोशिश किया। यही सब सोच रही थी कि मयंक आगे बोला, अगर आपको यकीन नहीं तो यह मेरे मोबाइल में देख लीजिए। मयंक वह सारे मैसेज केशव जी को दिखाने लगा जो पीहू 2 दिन से उसे लगातार मैसेज कर रही थी और मयंक ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था।
और केशव जी ने बारीकी से जब एक एक मैसेज देखे तो उनकी आंखों में गुस्से के बजाय पीहू से नफरत होने लगा। वह मयंक का मोबाइल अपने हाथ में ले पीहू की तरफ बढ़े और उसकी आंखों के सामने मोबाइल करते हुए बोले, अब क्या बोलेगी तू, बता मुझे। पीहू के तो हाथ पैर कांपने लगे। वह तो थर थर कांप रही थी कि मयंक यहाँ आकर उसका और भी प्रॉब्लम बढ़ा दिया। उसके आंखों से आंसू झरझर करके गिर रहे थे और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वहीं मयंक आगे बोला, यह कुछ नहीं बोलेगी अंकल, बाकी का कहानी मैं ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैं ही हूँ। मयंक के मुंह से ये सुन पीहू नज़र उठाकर उसकी तरफ देखी। न जाने क्यों अब उसे मयंक से डर लगने लगा। यह उसका घर है, अपनी फैमिली के सामने, और मयंक को कुछ कह भी नहीं सकती और ना ही उस पर हक जता सकती। अगर उसकी फैमिली यहाँ नहीं होती तो वह दोनों बाहर होते तो पीहू उससे सवाल जवाब कर सकती थी। फिर भी बेचारी हिम्मत करके मयंक के सामने गई। आंखों में आंसू लिए करीब 1.5 घंटे तो हो गए थे उसे रोते हुए। रोने की वजह से आंखें लाल हो चुकी थी। उसे ठीक से बोलने भी नहीं आ रहा था, फिर भी रोते हुए बोली, मयंक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो सब पता है ना, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ सच सच बता रहे हो? पीहू की बातें सुन मयंक मुस्कुरा दिया और बोला, अरे स्वीट हार्ट, वही तो सच सच बता रहा हूँ कि हम दोनों ने अभी तक क्या क्या किया है। जैसे कि हम दोनों ने एक साथ में कब कब और कितने कितने घंटे साथ में वक्त बिताया है। मयंक की बातों का अर्थ केशव जी अच्छे से समझ रहे थे। वह क्या कह रहा है, जिसके चलते वह गुस्से में बोले, मयंक तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अपनी मर्यादा में रहकर बात करो। मयंक गुस्से में केशव जी की तरफ देखा और बोला, मर्यादा में तो आप रहिए अंकल, बहुत शरीफ बन के फिरते रहते हैं ना, तो देखिए अपनी बेटियों के काले करतूत। मयंक का इतना कहना कि केशव जी गुस्से में उसके कॉलर पकड़ चिल्लाते हुए बोले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटियों को बदनाम करे? इतने में पीहू और सीमा जी केशव जी को पकड़ने लगी, पर वे दोनों का आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि आवाज़ बाहर तक जाने लगा। आसपास के लोग को समझ गया कि केशव जी के घर में कुछ तो हो रहा है। उनकी पड़ोसी सुजाता जी घर से बाहर निकली, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी बाहर निकले और धीरे धीरे करते हुए केशव जी के दरवाजे पे सामने इकट्ठा हो गए। मयंक यही तो चाहता था कि यहाँ पर लोगों का भीड़ भाड़ लग जाए, ताकि वह अग्रवाल फैमिली की इज्जत सबके सामने धज्जियाँ उधेड़ सके। आज किस्मत भी पूरा उसका साथ दे रहा था। जैसे वह चाह रहा था वैसे ही हुआ। लोगों की तो भीड़ ही लग गया और लोगों ने बातें भी करना चालू कर दिए कि यह तो युवराज का भाई है और यहाँ आकर क्या कर रहा है, क्योंकि मन्नत और युवराज के रिश्ते जो फिक्स हुआ था एंगेजमेंट करने के लिए तो पूरे कॉलोनी में सबको पता था। और यहाँ तक कि मयंक उनके घर पर कई दफ़ा आता जाता था, जिसके चलते सभी लोगों को उन्हें अच्छे तरीके से जानते थे। केशव जी के घर के अंदर पहले सुजाता जी गई, उनके मिस्टर भी गए, उनके बाद एक एक करके बहुत लोग अंदर चले गए। वहीं केशव जी ने मयंक का कॉलर पकड़ा जो था। यह देख तो सभी लोग दंग हो गए। आखिर यह सब हो क्या रहा है? आसपास के आदमियों ने उन दोनों को अलग किया। मयंक अपना शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए आगे बोला, अच्छा हो गया आप सभी लोग आ गए, क्योंकि इन्हें तो सच बताने में कड़वी लग रही थी। अब आप लोग ही सुनिए। मयंक पहले रुका, फिर आगे बोलना जारी किया। इन्हें अपनी बेटियों पर इतना घमंड है कि इन्हें नहीं पता कि इनकी बेटियां बाहर क्या करती हैं।
मयंक बोल ही रहा था कि उतने में केशव जी ने वापस एक झटके में मयंक का गला दबोच लिया। इतने में वहां मौजूद सभी लोगों ने फिर से उन दोनों को अलग किया। केशव जी ने मयंक का गला कस के दबोचा था, जिससे वह खांसने लगा। पीहू का बुरा हाल हो चुका था। उसके घर पर इतना तमाशा देखकर उसके तो हाथ पैर लगातार कांप रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ उसे देखना सहना पड़ेगा। उतने में सुजाता जी के पति बोले, केशव भाई साहब, ये क्या बात है? आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और यह क्या बताना चाहता है? केशव जी गुस्से में बोले, ये मेरी बेटियों को बदनाम कर रहा है और बाकी कुछ नहीं। मयंक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं यूं ही आकर इनकी बेटियों को बदनाम करके चला जाऊंगा? आप लोग तो भी समझदार हैं और आजकल कोई भी बिना सबूत का यकीन नहीं करता, और मेरे पास तो भर भर के सबूत हैं। इतने लोग जमा हो गए थे कि पीहू थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी, पर अब उसके अंदर अब जैसे जान ही नहीं रहा। वह एक पुतले की तरह खड़ी रही, बस आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं सुजाता जी के पति मयंक के तरफ देख बोले, तुम क्या बताना चाहते हो? क्यों इनकी फैमिली को बदनाम कर रहे हो? क्या हमें नहीं पता अग्रवाल फैमिली कैसी है? हम भी तो यहीं रहते हैं। मयंक मुस्कुराया और बोला, जी बिल्कुल, आप लोग यहीं रहते हैं और जो जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं। तभी सुजाता जी बोली, अब क्या तुम हमें ज्ञान दोगे कि कौन कैसा है? क्या हमें नहीं पता तुम्हारे भाई के बारे में उसने क्या कांड किया है? अपने भाई के बारे में सुना तो मयंक और भी भड़क गया और गुस्से में बोला, जानना है ना आप लोगों को, तो सुनिए। उनकी बेटी मेरे साथ आकर सोती थी और एक बार नहीं 1000 बार, गिन नहीं सकती कि कितनी बार वह मेरे साथ सोई हुई है। यकीन नहीं तो यहीं खड़ी है, उसी से पूछ लीजिए। पीहू ने जैसे मयंक के मुंह से ये शब्द सुने, जो अभी तक वह डर रही थी, उसका दिल धक धक कर रहा था, अब वह धड़कना ही बंद हो गया। वह एकदम सुन्न हो गई। पता नहीं उसकी आंखों के सामने क्या चल रहा है। उसकी आंखों के सामने कुछ ही देर में उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। अब वह कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, जैसे उसका दिल दिमाग कान सब सुन पड़ गया हो। जो भी उसकी आंखों के सामने सीन चल रहा है, वह उसे समझ में ही नहीं आ रहा। अब तो केशव जी ने एक तमाचा मयंक के गालों पर जड़ दिया। उतने में सीमा जी सभी लोग उन्हें पकड़ने लगे। तभी मयंक अपना मोबाइल जेब में से निकाला और उसने अपना और पीहू का फोटो सभी को दिखाने लगा, जब वे दोनों पहली बार इंटीमेट हुए थे। वह पूरा फोटो तो नहीं निकाला था, सिर्फ ब्लैंकेट के अंदर वाला फोटो निकाला था और पीहू उसको किस कर रही है। सारे फोटो सभी को दिखाया। ये देख तो सभी लोग पीहू को देखने लगे। यह है इतनी छोटी सी और ये सब क्या करती थी? लगता तो कभी नहीं था कि जिस तरह से वह कॉलोनी में रहती थी, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। पर फोटो देखकर हर कोई उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। एक पल के लिए सभी शांत हो गए थे। मयंक आगे बोला, और उनकी बेटी आज भी मुझे सुबह से कॉल कर रही है। उसे आज भी मेरे सामने नंगा होना था। इतने में पीहू तेजी से चलते हुए मयंक के पास आई। वह इतनी रो रही थी कि आँख नाक से पानी निकल रहा था। वह मुंह खोली बोलने के लिए, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा था। फिर भी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मयंक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पीहू ये सब बड़ी मुश्किल से बोली थी और वह फफक फफक कर रोने लगी। वहीं मयंक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। पीहू उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी
कि मयंक ने अपने 2 कदम पीछे ले लिया। पीहू अपने दोनों हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए बोली, मयंक प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुम तो हमेशा कहते थे ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे गुस्सा हो ना? लो मार लो मुझे, सजा दे दो मुझे। वहीं मयंक पीहू की आंखों में देखते हुए आगे बोला, अपने कपड़े उतारने तुम मेरे पास आती थी। तुम खुद नंगा होने के लिए आती थी। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें उठाकर नहीं लेकर जाता। और रही बात मेरी सच्चाई जानना, तो और जान ही गई रहोगी तुम कि मैं कैसा हूँ। पीहू अभी भी हाथ जोड़कर रो रही थी कि उसे इस तरह छोड़कर ना जाए, उसके बिना नहीं रह सकती। वह यही लगातार कह रही थी, तुमने अगर मेरी बेइज्जती कर ही दिया है तो ठीक है, अगर तुम्हें यह सब करके खुश हो तो भी चलेगा, पर मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। उतने में केशव जी आगे आए। उन्हें इस वक्त अपनी बेटी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका जान ही ले ले, और वह आगे जाकर उसकी बाहें पकड़ उल्टे हाथ से दे मारे, जिससे वह फ्लोर पर जा गिरी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग देख शॉक्ड हो गए। यहाँ तक कि मयंक को भी नहीं लगा था कि उसके पापा अचानक से उस पर हाथ उठा देंगे। वह संभल पाती कि केशव जी उसकी बाहें पकड़ तेजी से दूसरे गाल पर जड़ दिए। उसके नाक में जो नोज पिन पहनी थी वह अंदर चुभ गया, जिससे उसके नाक से ब्लडिंग निकलने लगा। केशव जी को इस तरह अपनी जवान बेटी को मारता देख सभी लोग उन्हें पकड़ लिए, और पीहू दूसरी बार जब फ्लोर पर गिरी तब उसे साइड से में रखा टेबल से भी लग गया। पता नहीं बेचारी इतने दर्द कैसे सहन कर रही थी। इतना चोट लगने के बावजूद भी अपनी नज़र उठाकर मयंक को देख रही थी। उसके चेहरे का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। उसके जबड़े में इतना तेज चोट लगा था कि वह मुंह तक नहीं खोल पा रही थी। यहाँ तक कि वह ठीक से रो नहीं पा रही थी, बस कहरा के रो रही थी। वहीं उसकी यह हालत देख मयंक को भी बुरा तो लगा। उसने इतना तो नहीं सोचा था कि उसे मार पड़ेगा, पर पछता के भी क्या फ़ायदा। उसे जो चाहिए था, जो करने आया था, उसमें तो वह कामयाब हो गया। अब तो उसे जश्न मनाना चाहिए। इतने में केशव जी मयंक के तरफ देख उसका हाथ पकड़ अपने घर से निकालते हुए बाहर लेकर आए। उनके पीछे सभी लोग घर के बाहर आए। लास्ट में हिम्मत करके पीहू बड़ी मुश्किल से उठी और भागते हुए बाहर आई। वह जल्दी से मयंक को पकड़ने को हुई कि नीचे गिर गई। उसने उसका पैर पकड़ के रोने लगी। सच में उसकी हालत बहुत दर्दनाक हो चुकी थी। उसका इस तरह से मयंक का पैर पकड़ गिड़गिड़ा के रोना अब मयंक को भी अब बुरा लगने लगा था। वह अपने ही प्यार से अपने लिए भीख मांग रही थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी ये हालत देख रहे थे। जो बुजुर्ग थे उनका तो पता ही कि किस नज़रों से देखते हैं। अब धीरे धीरे जिन लोगों को नहीं पता था वे लोग भी आकर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। यह बात एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी तक फैलने लगी कि अग्रवाल फैमिली जी के घर पर झगड़ा चालू है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ने मयंक को यहाँ से जाने के लिए कहा था कि अब और तमाशा ना हो। सुजाता जी भी गुस्से में कहा कि मयंक यहाँ से चले जाए। सीमा जी तो कुछ ही नहीं बोल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब लोग उनकी इज्जत कैसे उड़ाएंगे। अपने घर के सामने इतने लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। वहीं केशव जी का तो अब आत्महत्या करने का दिल करने लगा, क्योंकि वह लोगों के नज़रों को अच्छी तरह से पहचानते थे कि कौन उन्हें कैसा देख रहा है। पीहू को मयंक के लिए इतना रोता देख केशव जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और वह उसके पास पहुंचे, उसके बालों को पकड़ खींचते हुए घर के अंदर लेकर जाने लगे। वह इतनी तेजी से उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए लेकर जा रहे थे कि जो उनके दरवाजे पे 3-4 कदम की सीढ़ियाँ बनी थी, उससे पीहू के कमर में चोट भी लग रहा था। फिर भी वह उसे वैसे ही खींचते अंदर लेकर चले गए।
मयंक जो जा रहा था पीहू के तेज रोने की आवाज़ सुन पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल भर आया। पीहू की यह हालत देखा नहीं जा रहा था, पर उसे ये भी पता था कि अब वह आगे जाकर कुछ कहेगा तो लोग उसे क्या कहेंगे। मयंक कार में बैठ वहाँ से निकल गया। वहीं केशव जी पीहू को अंदर लाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बाकी लोग जब तक दरवाजे के पास पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। उन्हें डर था कि कहीं केशव जी पीहू के साथ कुछ ऊंच नीच ना कर दे। सीमा जी तो बाहर खड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उतने में आसपास के जवान लड़कों ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने पर केशव जी दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। उन लड़कों ने अपनी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का नज़ारा देख तो सबकी आंखें फैली रह गई। जैसे जैसे सब लोग अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देख उनकी आंखें फैली रह गई, क्योंकि केशव जी अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया था। वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेडरूम में एक स्मॉल विंडो था जो कि खुला ही था। वहाँ से दिखाई दे रहा था कि केशव जी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पीहू दरवाजे पे रो रही थी। अब तो उसके शरीर में थोड़ी भी जान नहीं बचा। बेचारी क्या करती, उसके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा था। तभी उन 4-5 लड़कों ने बेडरूम का दरवाज़ा भी जल्दी से तोड़ा और केशव जी को, जो चेयर पर खड़े होकर सीमा जी की साड़ी से फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन लड़कों ने उन्हें जल्दी से बचा लिया। अगर वो लड़के लोग उन्हें नहीं बचाते तो न जाने आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वहीं पीहू दौड़ते हुए आकर अपने पापा के सीने से लग गई। वह इतनी रो रही थी कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। उसके जबड़े में बहुत तेज चोट जो लगा था। वहीं केशव जी ने पीहू को खुद से दूर कर दिया, क्योंकि उन्हें उससे इतनी नफरत जो हो चुका था और वह उसे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे। आज इतना जो तमाशा हुआ है वह सिर्फ उसी के वजह से तो हुआ है। सुजाता जी और उनके पति आगे आए और सभी लोगों से हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप लोग प्लीज़ अब यहाँ से जाइए, हम उनके पड़ोसी हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ। जो लोग उनके एकदम आसपास थे उनको छोड़कर वहाँ के बाकी सभी लोग चले गए। सुजाता जी और उनके पति केशव जी को समझाने लगे, क्योंकि जो बेटी ने जो गलती किया है अब बदला नहीं जा सकता, पर अब वह खुद ना कोई गलती करे। उन्होंने ये भी कहा कि मन्नत को कॉल करके बुला लो। सीमा जी तो बहुत रो रही थी, उन्हें तो आज न जाने क्यों इतने बुरे दिन देखना पड़ रहा था। सीमा जी बेडरूम में से रोते हुए बाहर आई। उन्होंने मोबाइल ले तुरंत मन्नत को कॉल लगाया। 2-4 रिंग गया होगा कि मन्नत ने कॉल रिसीव कर लिया, क्योंकि उसके मोबाइल स्क्रीन पर उसकी माँ का कॉल दिखाई दे रहा। और आज मन्नत भी खुश हुई कि उसकी माँ ने कॉल किया है, और जैसे कान पर लगा हेलो बोली, इधर से सीमा जी रोते हुए बोली, मन्नत घर आ जाओ जल्दी। वह रोते हुए बोली थी, जिससे उनकी शब्द क्लियर नहीं निकल पाए, और उनका रोता हुआ आवाज़ सुन मन्नत परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? उधर से सीमा जी बोली, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। यहाँ तक कि घर में भी कुछ ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। मन्नत परेशान होते हुए बोली, हाँ माँ, मैं अभी बस निकल ही रही हूँ। सीमा जी ने कॉल काट दिया। उधर मन्नत अपने बेडरूम में से दौड़ते हुए नीचे आई और मीरा जी को बताते हुए बोली, माँ मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का कॉल आया था और बातों से तो वो बहुत परेशान लग रही हैं। उन्होंने फ़ोन पर मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे घर बुलाया है। मीरा जी ने कहा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मन्नत बोली, अब मुझे वहाँ जाकर ही पता चलेगा क्या बात है। ये सुन मीरा जी बोली, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? मन्नत नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और भी परेशान हो। और आज तो अभी अभी युग कुछ देर पहले ही इंडिया से बाहर गया है।
वह यही सब सोच रही थी कि मीरा जी बोली, ड्राइवर के साथ जाना और कुछ प्रॉब्लम रहे तो मुझे तुरंत बता देना और जल्दी घर आना। मन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली गई। वह वापस अपने कमरे में गई और मोबाइल पर्स ले निकली कि तभी काव्या ने रोक लिया और पूछा कि वह कहाँ जा रही है। मन्नत ने भी उसे सब कुछ बता दी। काव्या बोली, भाभी मैं भी आपके साथ चलूँगी। मन्नत ने उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि काव्या जिद करने लगी। फिर भी उन दोनों ने मीरा जी से पूछकर दोनों कार में जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ मयंक अपनी कार तेजी से चलाते हुए एक सुनसान सड़क पर जाकर जोर से ब्रेक लगा दिया और वह तेजी से सांस ले रहा था। वह जिस तरह से सांस ले रहा था उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी किसी को जान से मार कर आया हो। मयंक के आंखों के सामने अभी भी पीहू का रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लिया और उसके बारे में सोचने लगा। उसने अभी तक जितनी बार भी पीहू से मिला था या पहले कभी मिलता था, वह हमेशा हंसता हुआ उसका चेहरा देखा था। कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा, पर वह आज जिस तरह से रो रही थी उसका दिल न जाने कितने टुकड़ों में टूट गया। मयंक पीहू के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। वह तो मन्नत से बदला लेना चाहता था, पर कोई उसे चांस नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते उसने उसकी बहन से अपना बदला लिया। पर अब उसका दिल दर्द से तड़प रहा था। मयंक बार बार पीहू की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगा। वह झट से अपनी आंखें खोल दिया। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल गया। कार के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख खुद से बोला, सॉरी पीहू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वहीं दूसरी तरफ मन्नत अपने पापा के घर पहुँच गई और जैसे वह और काव्या घर के अंदर गए तो वहाँ का माहौल देखकर ही समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा मैटर हुआ है। मन्नत और काव्या जैसे धीरे धीरे चलते हुए अंदर जा रही थी, मन्नत का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह जैसे कदम घर के अंदर रखी तो उसने देखा कोने में पीहू बैठकर अपना चेहरा घुटनों के बीच में छुपाकर रो रही है। तो वहीं उसके पापा सोफे पे बैठ उनके भी आंखों में आंसू और सीमा जी दरवाजे के कोने में बैठ रो रही थी और सुजाता जी और उनके पति वे दोनों भी अंदर साइड वाले सोफे पे बैठे थे। काव्या को भी घर का नज़ारा देख सहम गई। उसे भी आभास हो गया कि जरूर घर में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है और वह मन्नत की तरफ देखने लगी। मन्नत दौड़ते हुए अपने पापा के पास गई और उनका हाथ पकड़ परेशान होते हुए पूछी, पापा को क्या हुआ? और साथ ही साथ में अपनी नज़रें चारों तरफ फेर रही कि सभी को क्या हो गया। उसके पापा मन्नत इतना जल्दी यहाँ देख शॉक्ड हो गए। पीहू की हालत देख मन्नत समझ गई कि वह बहुत बुरी कंडीशन में है। पहले तो पीहू के पास गई और नीचे बैठकर पीहू के हाथ को पकड़ी और तब तक वह नीचे गिर गई और जैसे वह नीचे गिरी मन्नत उसके चेहरे को पकड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ? तब तक सीमा जी, सुजाता जी वे लोग भी मन्नत के पास भागते हुए आई। वहीं काव्या भी परेशान हो गई और वह चारों तरफ देखने लगी पानी कहाँ है और सामने ही उनका किचन दिखा। वह दौड़ते हुए किचन में गई और एक गिलास पानी लेकर आई और लाते ही उसने पीहू के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे पीहू ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने आंखों के सामने मन्नत को देख तुरंत उसके गले चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। उसको इस तरह से रोता देख मन्नत उसके पीठ और उसके सिर को सहला रही थी। पीहू तेजी से सांस ले रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज धड़क रहा था कि मन्नत को साफ सुनाई दे रहा था। वह महसूस कर पा रही थी उसके दर्द को। मन्नत अब एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। वह समझ गई कि पीहू की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन्नत और काव्या पीहू को उठाकर बेडरूम में लेकर गई। मन्नत ने उसे बेड पर लेटा दिया। अब उसके चेहरे को गौर से देखी तो समझ गई कि उसे मार पड़ा है।
क्योंकि उसके नाक से जो ब्लड निकला था वह सूख गया और उसके गाल पूरी तरह सूज गया था, उसकी बिखरे हुए बाल। ये सब देख तो मन्नत का रूह कांप गया और वह तुरंत वॉशरूम में गई और टॉवेल और पानी भिगोकर लेकर आई और उसके चेहरे को धीरे धीरे साफ की। जैसे उसके चेहरे को साफ कर रही थी, पीहू दर्द से कहराने लगी। उसका दर्द मन्नत की आंखों में आंसू आ गया, पर वह पीहू के सामने रोना नहीं चाहती थी। वहीं काव्या को ये सब भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसके भाभी के फैमिली वालों के साथ ये सब क्या हो गया। आधे घंटे के बाद मन्नत ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आते ही पीहू का चेकअप किया और उन्होंने उसे इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन्स दिए। मन्नत ने पीहू के सिर को सहलाते सहलाते उसे सुला दी। अब इंजेक्शन की वजह से उसे गहरी नींद में सो गई और जब पीहू गहरी नींद में सो गई तो मन्नत कमरे से बाहर निकली। उसके पापा अभी भी गुस्से में बैठे थे और जब वह अपने पापा के पास जाकर पूछी, पापा क्या हुआ है, आप मुझे सब डिटेल्स में बताइए, आपने पीहू के लिए डॉक्टर तक नहीं बुलाया, क्या बात है। इतने में सुजाता जी बोली, मन्नत तुम्हें अगर सब कुछ जानना है ना तो तुम मेरे साथ बाहर चलो, अपने पापा से अभी कुछ मत पूछो। सुजाता जी की बातें सुन मन्नत और काव्या दोनों घर से बाहर निकली और सुजाता जी के घर में चली गई। सुजाता जी ने जो कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ वह सब उन्होंने बारीकी से मन्नत को बता दिया। सुजाता जी ने जैसे जैसे बताया मन्नत का दिल बैठ गया। उसे पीहू के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आज उसकी छोटी बहन इतना कुछ सह रही है और वह भी मयंक ने उसके साथ चीट किया, वह भी अपने धोखेबाज भाई के लिए। काव्या को भी यह सब सुन बहुत बुरा लग रहा था और उसने मन्नत का हाथ पकड़ के संभाल रही थी, क्योंकि अब मन्नत भी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और उसे रोता देख काव्या के भी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर के बाद जब मन्नत वापस अपने घर आई तो अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और उन्हें समझाते हुए बोली, पापा, आपको पीहू के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था, यह आपने बहुत गलत किया। मन्नत की बातें सुन केशव जी गुस्से से बोले, शुक्र मनाओ कि मैंने उसे जान से नहीं मारा, दिल तो कर रहा था कि जान से मार दूं और खुद भी मर जाता। अगर वह मर भी गई तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पापा को पीहू के लिए इतना नफरत देख मन्नत तो डर गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसके पापा एक दिन में उससे इतना नफरत करने लगे, माना कि उसने गलती किया है। इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं की जो उसे मौत की सज़ा मिले। उसे भी तो पता था कि मयंक और पीहू एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर यह फिजिकल वाली बात सुनकर दुख हुआ। मन्नत थोड़ी गुस्से में अपने पापा से बोली, पापा, इसमें पीहू की कोई भी गलती नहीं है। मैं जानती हूँ कि पीहू मयंक को पसंद करती है और पहले ही इतना टूट चुकी है और ऊपर से आप उस पर हाथ उठा रहे हैं, इतनी नफरत कर रहे हैं। घंटों मन्नत अपने हाथ जोड़कर अपने पापा को समझाती रही। दुख तो उन्हें भी अपनी बेटी के लिए बहुत हुआ था, पर जिस तरह से मयंक सरेआम उनकी बेटी की इज्जत बदनाम कर गया वह बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। किसी भी बाप को अपनी बेटी के लिए यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो उन्हें घर से भी बाहर निकलने के लिए शर्म आ रहा था। काव्या ने भी अपने तरीके से केशव जी को समझाए। सभी की बातें सुनकर वह सोफे से उठे और बेडरूम में जाकर एक नज़र पीहू पर डाली जो बेड पर सोई थी। उसका चेहरा एकदम सूज गया था। मन्नत ने सोचा एक बार मयंक से मिलकर उससे बात करेगी, आखिर उसने पीहू के साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसके साथ चीट ही करना था तो यह प्यार का झांसा क्यों दिया। पर मन्नत आज नहीं जाने वाली थी, क्योंकि घर का माहौल आज ठीक नहीं था और वह इस हालत में सभी को छोड़कर नहीं जा सकती।
डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सोची थी 2 एपिसोड दूंगी पर नहीं हो पाया। संडे आ रहा है, कोशिश करूंगी कि 2-3 एपिसोड दे सकूं। आज के लिए तो सिर्फ एक ही।